गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं मोहित शर्मा। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस दंगल पर, जहां पर हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है और अब हम करने वाले हैं उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो देखो, हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि फाइंड आउट द फॉलोइंग थिंग्स इन 2.8 ग्राम ऑफ N ट्रिपल नेगेटिव। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि हमें जो वेट दे रखा है, अब हमें उसने मास दे रखा है, तो मास के बेसिस पर क्या हम नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकते क्या? नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले हम निकाल लेंगे, जो क्या होगा। देखो, अगर हमें वेट दे रखा हो तो क्या लगाएंगे, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो 2.8 नाइट्रोजन का हमें पता है कितना होता है 14, तो ये आ गया 0.2 मोल्स। अब देखो, हमने जो सेकंड लेक्चर के अंदर बात की थी कि हमें जब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो अगर कोई एटम दे रखा होगा तो हम ग्राम एटम को क्या उस एटम का मोल नहीं बोल देते हैं। इसी तरह जब हमें वो पता लगाने के लिए बोलेगा ग्राम मॉलिक्यूल का, तो क्या हम उस मॉलिक्यूल के लिए मोल्स नहीं निकालते हैं। उसी तरह जब हमें वो कोई आयन देगा और हमें नंबर ऑफ ग्राम आयन्स पूछेगा, यानी वो हमें नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, तो ग्राम आयन और मोल्स क्या सेम चीज़ है क्या? तो इसका आंसर क्या कुछ इस तरीके से आएगा कि 2.8 अपॉन 14 इज इक्वल टू 0.2 ग्राम आयन। क्लियर है फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड देखते हैं हम, नंबर ऑफ आयन्स। तो नंबर ऑफ आयन्स, जब हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया, तो हम नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na करके क्या हम नहीं निकाल सकते उसके नंबर ऑफ आयन्स? बिल्कुल निकाल लेंगे। फिर पूछता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनेंगे, जो 11th 12th के बच्चे हैं वो बहुत ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास क्या है, N ट्रिपल नेगेटिव। क्या लिखेंगे हम, 1s2 2s2 2p। इसके अंदर कितने होते हैं 7, और 3 इसने इलेक्ट्रॉन्स ले रखे हैं यानी 10। तो ये कितने हो गए 1s2 2s2 2p6। क्या हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरीके से लिखेंगे? अब दूसरा कॉन्सेप्ट, पहली बात हम इसको लिखें कैसे, दूसरा स्टेप इसके अंदर क्या होगा कि हमें पता होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो, इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या 2 है, और जो दूसरी कक्षा है यानी जो दूसरा ऑर्बिट है उसमें क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास, 2 s के अंदर और 6 p के अंदर, तो 8। तो अब हमें ये पता चल गया कि नंबर ऑफ आयन्स तो इतने हैं, तो हर एक आयन के अंदर, हर एक N ट्रिपल नेगेटिव आयन के अंदर क्या 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इतने नंबर ऑफ आयन्स के अंदर क्या 0.2 इंटू Na इंटू 8 इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे क्या? क्लियर इतनी बात। फिर देखते हैं फ्री चार्ज। फ्री चार्ज जो है वो कौन सा होगा, जो ट्रिपल नेगेटिव जो इस पे अलग से हमें दिख रहा है वो होगा फ्री चार्ज। तो फ्री चार्ज कितना हो जाएगा, अब इतने क्या हैं मोल्स, एक N ट्रिपल नेगेटिव जो था उसके ऊपर कितना 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, यानी 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज क्या एक N ट्रिपल नेगेटिव पे है, तो हमें वो क्या पूछ रहा है, फ्री चार्ज पूछ रहा है इतने में। तो नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ आयन्स, ये पूरा, तो नंबर ऑफ आयन्स एक आयन के अंदर इतना, तो 0.2 इंटू Na इंटू 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या इतना चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर इतनी बात। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है। उसने दे दिया हमें इतना वेट किसका, अमोनिया का। अमोनिया क्या हमें पता है NH3 होता है। तो इतने ग्राम अमोनिया में प्रेजेंट न्यूट्रॉनों की संख्या, ध्यान से सुनेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। अब देखो, सबसे पहले हम NH3 की बात कर लेते हैं। NH3 जो है उसमें क्या है, 2 चीज़ें, ठीक है। इसका जो एटॉमिक मास कितना होता है 14, इसका होता है 1। तो क्या हमें हमारे पहले लेक्चर से पता चल गया कि इसके अंदर 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है। क्लियर इतनी बात। और इसके अंदर हमें पता चल गया कि 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन है। तो
क्या हम इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि एक NH3 मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ 7 न्यूट्रॉन्स हैं? क्लियर इतनी बात है। तो हमने ये देखा कि एक जो NH3 मॉलिक्यूल है इसमें इतने न्यूट्रॉन्स हैं, तो आप ये बताओ, पहले तो हम ये निकालेंगे कि इतना जो हमें वेट दे रखा है उसमें नंबर ऑफ जो NH3 मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने होंगे। अब देखो कि मोल, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के हमारे पास कितने फॉर्मूले, कई सारे फॉर्मूले। उसमें से हमें दो चीज़ें आई, एक तो आया वेट और एक आया नंबर। तो हम दोनों फॉर्मूले लगा के क्या उनको बराबर नहीं कर देंगे? देखो सबसे पहले क्या होगा, इसका निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो 4.25 अपॉन नाइट्रोजन का कितना 14 प्लस इनका 3 17 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू। अब दूसरा फॉर्मूला, जब हमें नंबर दे रखा हो तो उस कंडीशन में क्या आएगा कि नंबर ऑफ, सबसे पहले क्या निकालेंगे मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आएंगे वो कितने आ जाएंगे Na/4। ध्यान से देखो ये हमने क्या निकाला है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं निकाले हैं, ये हमने निकाले हैं नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स इन दिस अमाउंट ऑफ अमोनिया। क्लियर है? नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। तो एक NH3 मॉलिक्यूल के अंदर हमें पता है कितने न्यूट्रॉन 7, तो इतने के अंदर कितने हो जाएंगे 7/4 Na। क्लियर इतनी बात? आया कि नहीं आया समझ में? तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान से सुनेंगे। क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी ऐसा ऑप्शन बताना है जिसमें ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स जो है वो मैक्सिमम होंगे। देखो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन देख लेते हैं, नंबर बताना है। तो नंबर क्या होगा, पहले तो देखेंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। नंबर ऑफ मोल्स आते ही हम उसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे, क्योंकि इस कंडीशन में जो हम मोल्स निकालेंगे वो किसके होंगे, ऑक्सीजन एटम के ही तो हैं। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो कितने आए। ध्यान से सुनो, 1 ग्राम वेट दे रखा है क्या, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन एटम का वेट कितना होता है 16, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन एटम है तो 1/16 इंटू इसमें एटम कितने हैं 1, यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है सिर्फ 1 एटम है, मल्टीप्लाई कर देंगे Na से। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है कि नहीं है? ये आए Na/16। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरे में देखेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो देखो वेट हमें कितना दे रखा 1 ग्राम। O2 है तो O2 का मोलर मास जो है वो कितना आएगा 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम का 16, 2 का 32। इसकी एटोमिसिटी यानी परमाणुकता कितनी है, ये आए नंबर ऑफ O2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल, यानी यहाँ पर हमने O2 मॉलिक्यूल के मोल्स की संख्या देख ली। तो हम इसमें एक जो एटम है, एक मॉलिक्यूल है उसमें 2 एटम, तो इतने मोल के अंदर इतने मोल्स ऑक्सीजन परमाणु के नहीं हो जाएंगे। फिर उसको जब हम Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या इतने ग्राम O2 के अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम नहीं आ गए। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या यह है Na/16 नहीं होगा? ठीक। तीसरी बात, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 1/, क्योंकि वेट हमें इतना दे रखा है और ऑक्सीजन जो है मॉलिक्यूल उसका मोलर मास कितना 48, 16 × 3 48। अब देखो कि एक O3 एटम के अंदर, एक O3 मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम है ऑक्सीजन के, तो एक मोल O3 के अंदर 3 मोल ऑक्सीजन नहीं होंगे क्या? ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये आ गए इतने मोल ऑक्सीजन एटम है इस अमाउंट के अंदर। तो फिर Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर फिर से ये नहीं आ गया? क्लियर है इतनी बात? तो देखो तीनों के अंदर आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है।
क्यों आ रहा है आंसर सेम? कि जब हम ये देखेंगे कि ठीक है हमें ये अमाउंट जो दी, कॉन्सेप्ट समझेंगे इसका क्या हुआ इसके अंदर, कि ये हमें अमाउंट दी और O3 दे रहा है, वो O2 दे रहा है, O दे रहा है, तो सर क्या है कि हम जब यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं तो सर इनका मोलर मास तो बढ़ रहा है, तो मोलर मास बढ़ रहा है लेकिन जो एटोमिसिटी है, जो परमाणुकता है वो भी तो बढ़ रही है। इसके अंदर ऑक्सीजन का 1 एटम है, इसमें 2 और इसमें 3 एटम है। अगर नंबर ऑफ मोल्स कम हैं तो कम नंबर ऑफ मोल्स के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इसलिए ये आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब होंगे तो उनमें आंसर क्या जाएगा कि ऑल ऑफ देम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। क्लियर है इतनी बात? ध्यान से समझेंगे इसको। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा हमें ये कंफ्यूज कर सकता है। इसने हमें दे दिया कोई भी गैस दे दी, n मोल हैं उसके, तो n मोल गैस में एटम्स या परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है। ठीक है सर, मुझे पता है, मैं निकाल दूंगा इसका आंसर। क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स को जब हम Na से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या आते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन दैट गैस। ठीक है, तो देखो n इंटू Na, ये तो आया वो जो गैस है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें एटोमिसिटी से। मल्टीप्लाई करेंगे किससे? एटोमिसिटी से। हिंदी में बोलते हैं परमाणुकता। क्लियर है इतनी बात? अब सर ये परमाणुकता एटोमिसिटी क्या होता है? एटोमिसिटी होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स कितने हैं। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर बात की थी, ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितनी है? 1। O2 की एटोमिसिटी कितनी है? 2। O3 की एटोमिसिटी कितनी है? 3। इसी तरह NH3, उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो कितने हैं? 4। तो एटोमिसिटी कितनी है? 4। अब देखो कि अगर उसने हमें ये दे दिया कि CO2 गैस जो है उसमें परमाणुओं की संख्या बताओ, और इसने दे दिया हमें 5 मोल। 5 मोल CO2 गैस में परमाणुओं की संख्या बताओ। तो अगर मैं इतना ही याद रखता तो क्या होता है, n की वैल्यू कितनी? 5, मल्टीप्लाई किया किससे? Na से। अब सिर्फ ये जो चीज़ आई है ये तो आई है नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स इन 5 मोल गैस, पर हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कितने आ जाएंगे? 2 और 1 3। ये अब अगर वो हमें पूछता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो उस कंडीशन में क्या आता? 5Na इंटू 1। अगर वो पूछता नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स तो हम क्या निकालते हैं? 5 इंटू Na इंटू 2। Na याद ही होगा आपको, अवोगाद्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर जिसको बोल देते हैं, तो 6.02 इंटू 10⁻23 होता है। क्लियर है इतनी बात? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में हमें उसने क्या बोला कि 2 एलिमेंट्स हैं A और B जो कंबाइन होकर मिलकर 2 टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। अब देखो ये जो 2 कंपाउंड बनाते हैं वो किस तरीके के हैं। पहला कंपाउंड जो है उसमें क्या इस तरीके की बात है कि 3 एटम B और 2 एटम A मिलकर ये B3A2 बना रहा है क्या? और अगर मैंने ये बोल दिया मानो कि 5 मोल B3A2 है, तो इसका मतलब साफ साफ ये नहीं हो गया क्या कि 5 इंटू 3 यानी 15 मोल्स ऑफ B और 10 मोल्स ऑफ A, इतने मोल्स 15 मोल्स ऑफ B एटम और 10 मोल्स ऑफ A एटम मिलकर 5 मोल B3A2 बना रहे हैं। कुछ यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर लगा देना है। तो देखो सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे कि ये जो चीज़ हमें दे रखी है इसको मैं किस तरीके से लिखूं कि 0.05 इंटू 3, 0.05 मोल B3A2 है, तो इतने मोल्स होंगे B एटम के, प्लस 0.05 इंटू 2 इतने मोल्स होंगे A एटम के, ये मिलते हैं तो 9 ग्राम बनता है। क्लियर है? तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूँगा कि 0.15 B प्लस 0.1 A
इज इक्वल टू 9 ग्राम। इसी तरीके से मैं इस इक्वेशन को लिखूं तो क्या 0.20 B प्लस 0.1 A इज इक्वल टू 10 ग्राम हो गया। अब मान लो कि मैं इसको कैसे सोल्व करता हूँ, ऊपर वालों को सबको नेगेटिव करूँगा, ये कैंसिल, ये तो हमें आता ही है, 10th में हम पढ़ के आए हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, इंटेलिजेंट तो हम हैं ही। तो देखो ये कितना हुआ 0.05 B इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो इतने मोल B का वेट 1 ग्राम है, क्लियर है। तो 1/0.05 तो ये कितना आ जाएगा, ये 20। तो 20 ग्राम क्या आया है B का मोलर मास, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इतने ग्राम B में इतने मोल B का वेट कितना 1 ग्राम। तो 1 मोल यानी इसको नीचे ले गए तो 1 मोल B का वेट इतना आया, और 1 मोल B का वेट ही तो उसका मोलर मास हो गया B एटम का। तो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू किसी एक में रख देंगे और आंसर निकाल देंगे A का। इतना तो हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि एक बंद पात्र यानी एक क्लोज्ड कंटेनर है, उसमें 200 मिलीग्राम, ध्यान से देखेंगे मिलीग्राम लिख रखा है, स्मॉल m है, मिलीग्राम CO2 गैस उसके अंदर प्रेजेंट है एक क्लोज्ड कंटेनर में। उसमें से इतने मॉलिक्यूल्स जो हैं CO2 के वो निकाल दिए। तो बताओ उस क्लोज्ड कंटेनर में CO2 के कितने मोल्स जो हैं वो बच जाएंगे। तो देखो सॉल्यूशन हम देखते हैं। पहले तो उसने ये बोल दिया कि इसके अंदर 200 मिलीग्राम गैस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे कि उसके अंदर मोल्स है कितने, हैं होंगे कितने। तो देखो 200 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम को ग्राम में बदलेंगे, इतने ग्राम है उसके अंदर CO2। मोल्स निकालेंगे तो गिवन वेट अपॉन उसका क्या लेंगे, मोलर मास। मोलर मास कितना होता है 44 ग्राम। ये तो वो अमाउंट है जो उसके अंदर प्रेजेंट है, माइनस अब निकाल कितने मोल दिए। जब हमें वो ये पूछा कि कितने मोल निकाल दिए तो हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पर क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 10⁻21 अपॉन 1 मोल के अंदर होते कितने हैं 6.02 इंटू 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल्स जो थे वो तो उसके अंदर से निकाल दिए, यानी हम ये देखेंगे कि कितने मोल्स उसके अंदर बच गई। तो देखो सबसे पहले हमने क्या निकाला कि उसके अंदर पहले कितने मोल्स थे, फिर हमने क्या निकाला कि उसके अंदर कितने मोल्स जो हैं वो निकाल दिए। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट आएगी ये क्या आएगी, कितने मोल्स उसके अंदर बच गए। इस तरीके से जब हमें दो चीज़ें दे रखी हो, यानी एक हमें वेट दे रखा हो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों कंडीशन में मोल्स निकालेंगे और घटा देंगे, सोल्व आप कर लेंगे। क्लियर है इतनी बात। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या दे रखा है कि 852 ग्राम 852 ग्राम P4O10 4 है ये भाई, P4O10 की रिएक्शन CaO से करवाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड से करवाएंगे। तो कितने CaO, वेट पूछ रखा है हमें इसका, कितने ग्राम CaO से करवाएं कि ये कम्प्लीटली न्यूट्रल हो जाए। पहले तो हम लिखेंगे इसकी रिएक्शन कि P4O10 CaO और Ca3PO4 की होल ट्वाइस, ये बनता है। इसको क्या करेंगे, हम बैलेंस कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें उसने क्या दे रखा है, वेट कितना दे रखा है 852 ग्राम। तो वेट दे रखा है तो हम मोल निकालेंगे। तो इसका गिवन वेट अपॉन इसका मोलर मास, मोलर मास कितना आ जाएगा, देखो इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे हमें दे ही रखा है फॉस्फोरस का 31, कैल्शियम का दे रखा है और ऑक्सीजन का हमें पता ही है। तो 284 जो है वो आ गया इसका मोलर मास। इस तरीके से हम क्या देखेंगे कि इसके हमें 3 मोल्स जो हैं वो दे रखे हैं। फिर देखो हमने जब स्टोइकियोमेट्री पढ़ा था तो वहाँ हमने क्या देखा था कि इसका 1 मोल जो है वो इसके 6 मोल से रिएक्शन करता है। क्लियर है इतनी बात। इसका 1 मोल इसके 6 मोल से रिएक्शन करता है। तो देखो इसके 3 मोल जो हैं वो इसके कितने मोल से रिएक्शन करेंगे, 3 इंटू
6 इज इक्वल टू 18 मोल। तो यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया कि 18 मोल्स CaO यूज़ होगा, लेकिन वो हमें मोल्स नहीं पूछ रहा है, वो हमें पूछ रहा है इसका ग्राम में वेट। तो हम क्या 18 को 56 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे क्या? बिल्कुल कर पाएंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। पहला मेथड। दूसरा मेथड चलो हम देख लेते हैं डायरेक्ट। सेम चीज़ आएगी, सिर्फ सिंपल वैसे हम देख लेते हैं कि हमें देखो यहाँ से क्या पता चला। डायरेक्ट वेट की अगर अपन बात करें तो 284 ग्राम जो P4O10 है उसको न्यूट्रल करने के लिए CaO का कितना वेट चाहिए? 6 मोल। अब हमने क्या देखा था कि जितने मोल्स चाहिए उसको हम उसके वेट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इतना, तो हमें क्या दे रखा है इतने के लिए, तो हम क्या देखेंगे 6 × 56 अपॉन 284 × 852। सेम चीज़ आ गई। ये फिर से 3, ये और ये कितने हो गए 18, तो आंसर कितना आ जाएगा 18 × 56। इतने ग्राम CaO की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर इतनी बात? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? देखो कि 62 ग्राम मिथाइल एमीन है, वो H2 पर रिएक्शन करती है नाइट्रस एसिड यानी HNO2 से। तो वो हमें पूछ रहा है ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से क्या बनेगा। क्लियर है? तो पहले तो हम देख लेते हैं रिएक्शन। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है, इसको हम देखेंगे तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करके सबके 1-1 मोल बनाता है। तो हमें उसने दे रखा है वेट, तो हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले मोल निकालेंगे। मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वेट दे रखा है तो हम इसका मोलर मास निकालेंगे जो आएगा इस तरीके से 31। तो डायरेक्ट हमें पता चल गया इसके मोल्स हमें कितने दे रखे हैं 2 मोल। फिर हम क्या देखते हैं कि उसने पूछ क्या रखा है कौन सी गैस बनेगी, तो हमें पता चल गया N2 गैस बनेगी। तो ये 2 ऑप्शन तो पहले ही ख़त्म। अब बचते हैं ये 2। अब देखो कि यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, इसका वेट दे रखा है और इसका हमें आयतन पूछ रहा है। तो पहले डायरेक्ट ये देखो कि इसके 1 मोल से इसका भी तो 1 मोल ही बनता है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या पता चला कि इसके 2 मोल दे रखे हैं। हमें अमाउंट जो दे रखी है वो 2 मोल के बराबर है। तो इसके 2 मोल जब यूज़ होंगे तो इसके भी तो 2 मोल बनेंगे, और इसके 2 मोल बनेंगे तो 2 मोल के अंदर देखो 1 मोल के अंदर कितना होता है 22.4 लीटर वॉल्यूम होती है, क्योंकि हमें कितना दे रखा है STP पर। तो 2 मोल के अंदर कितने होंगे 44.8 लीटर क्या बन जाएगी N2 गैस बन जाएगी। पहला मेथड तो ये। दूसरा मेथड देखते हैं, लेकिन है सेम ही, सिर्फ हमें वो चीज़ें नहीं निकालनी होंगी। देखो हमें क्या दे रखा है इसके अंदर कि इसके 62 ग्राम, हमें साफ साफ पता है कि इसके 31 ग्राम से इसके कितने बनते हैं 22.4 लीटर। तो इसके 1 ग्राम से कितने बनेंगे 22.4 अपॉन 31। तो इसके जो 62 ग्राम दे रखे होंगे उससे कितने बनेंगे 62। 2 मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा 44.8 लीटर। क्लियर है इतनी बात? इतनी सी बात है, ध्यान रखेंगे। 2 मेथड से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इससे पहले हमने बात कर ली थी मास वॉल्यूम पर बेस्ड क्वेश्चंस की, मास पर बेस्ड क्वेश्चंस की। जो इससे पीछे वाला क्वेश्चन था वो मास वॉल्यूम पर बेस्ड था, और उससे पीछे वाला जो था वो मास पर था। अब वाला हम देख लेते हैं वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन, यानी हमें वॉल्यूम ही दे रखी होगी, वॉल्यूम ही पूछ रखा होगा। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, देखते हैं। देखो जब हमें किसी भी कार्बोहाइड्रेट, ये हमें कोई कार्बोहाइड्रेट दे रखा है जैसे C6H14 दे दिया, या कोई भी हमें कार्बोहाइड्रेट दे देगा, उसका करना है कंबसन यानी दहन करना है, उसको जलाना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो हमें साफ साफ पता है कि उससे CO2 और H2O बनेंगे। कितने बनेंगे? देखो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर CXHY हो, यानी ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर कार्बन के X एटम्स और हाइड्रोजन के Y एटम्स हैं,
तो उसके लिए कितने मोल ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तो वो आता है x प्लस वाई बाई 4। क्लियर है इतनी बात? कितना? x प्लस वाई बाई 4, इतने मोल्स चाहिएंगे O2 के। CO2 के कितने बनेंगे? इसके बनेंगे x मोल्स, और H2O के कितने बनेंगे? y बाई 2 मोल्स। क्लियर है इतनी बात? ध्यान से देखेंगे कि जब हमें किसी कार्बोहाइड्रेट का कंबसन करना है, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको जब हम जलाएंगे, तो हमारे पास क्या चीज़ें होंगी कि हमें ऑक्सीजन के कितने मोल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके 1 मोल के लिए ऑक्सीजन के x प्लस वाई बाई 4, x और y की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल जाएगी। CO2 के x मोल बनेंगे और H2O के y बाई 2 मोल्स बनेंगे। ध्यान से देखें, यहाँ पर सारी चीज़ें क्या है? गैसियस कंडीशन में है। क्लियर है इतनी बात? तो चलो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें क्या दे रखा है इसमें क्वेश्चन में कि 25 डिग्री सेल्सियस, क्या हम इसको केल्विन में कन्वर्ट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। 298 केल्विन होगा। डिग्री सेल्सियस में 273 जब हम ऐड कर देते हैं तो हमें केल्विन में मिलेगा। क्लियर? उसके बाद प्रोपेन का फॉर्मूला क्या हम बता सकते हैं? C3H8, क्योंकि एल्केन है, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, तो C3H8। ब्यूटेन का क्या कुछ इस तरीके से आ जाएगा? C4H10। ठीक है। अब देखो, इसने बोला कि प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों के टोटल जो वॉल्यूम है वो है 3 लीटर वॉल्यूम। ठीक है, 3 लीटर वॉल्यूम का मिक्सचर है। उसका O2 की प्रेजेंस में हमने कंबसन कर दिया, उसको जला दिया, जिससे CO2 बनती है 10 लीटर। तो हमें वो पूछ रहा है कि जो प्रोपेन और ब्यूटेन का जो इनिशियल सॉल्यूशन था, जो हमने प्रारंभ में जो शुरुआत में सॉल्यूशन लिया था, जिसके अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन थी, तो इसके अंदर ये जो 3 लीटर था, इसमें कौन से कंपाउंड के कितने लीटर प्रेजेंट थे, ये बताना है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ आती है कि जब हम आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं, PV इज इक्वल टू nRT है। टेम्परेचर हमें दे ही रखा है कांस्टेंट, R कांस्टेंट होता ही है। प्रेशर के बारे में हमें कुछ नहीं दे रखा, तो हम क्या ले लेंगे? कांस्टेंट। तो V जो है वॉल्यूम प्रोपोर्शनल हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा किसके? नंबर ऑफ मोल्स के। यानी हमें जब गैसियस मिक्सचर दे रखा हो तो उस कंडीशन में हम वॉल्यूम और मोल्स को बराबरी तो मान सकते हैं। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स, चाहे वो प्रोडक्ट के हों या फिर रिएक्टेंट के हों, उनको 22.4 लीटर से गुणा करूँगा तो आएगी तो सेम चीज़ ही। क्लियर है इतनी बात? अब देखो क्या होता है। सबसे पहले उसने हमें दिया कि प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों की टोटल वॉल्यूम कितनी है? 3 लीटर। मान लिया मैंने प्रोपेन कितना है? x। प्रोपेन है x, तो ब्यूटेन कितना आ जाएगा? 3 - x लीटर। इतनी बात समझ में आई क्या नहीं आई? अब देखो, अब चलते हैं हम हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ, जो क्या था। सबसे पहले हम बात करेंगे C3H8 की। कितने मोल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी? देखो, 3 + 8/4 x + y/4, इससे बनेगा क्या? देखो, CO2 कितनी? x की वैल्यू 3 प्लस जो H2O है वो कितना बनेगा? y/2, यानी 8/2 जो आ जाएगा 4। इतनी बात क्लियर? अब देखो, हमने जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात की थी तब हमने क्या देखा था? ये कितना? x, तो पूर्ण दहन दे रखा है, यानी कंप्लीट कंबशन कर रहे हैं, तो इसका x था जब शुरुआत में, तो इसका 0 था। जब ये कंप्लीटली ख़त्म हो गया, यानी इसका कंप्लीट कंबशन हो गया, तो जब ये 0 हुआ तो ये कितना बचा? 3x। इतनी बात क्लियर? फिर हम दूसरी बात कर लेते हैं C4H10 की। तो यहाँ पर देखो
कितने आएंगे, O2 कितना आ जाएगा, x प्लस y/4 यानी 10/4, इतने O2 की ज़रूरत पड़ेगी। इससे बने हैं कितने, 4 मोल CO2 प्लस 5 मोल ऑफ H2। क्लियर है इतनी बात। देखो इसके हमारे पास कितने हैं, 3 माइनस x लीटर, 3 लीटर में से x लीटर इसके, तो इसके होंगे 3 माइनस x। तो इसके देखो 1 मोल से इसके 4 मोल बनते हैं, तो इसके 3 माइनस एक्स से इसके कितने बनेंगे, 4 इंटू 3 माइनस एक्स। हमें क्या पता चला, हमें दे रखा है उसका मिश्रण यानी मिक्सचर दे रखा है। मिक्सचर में ये दोनों एक साथ होंगे, इस तरह अलग अलग रिएक्शन नहीं करेगा कि पहले वो करेगा बाद में ये करेगा, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही है। लेकिन जो ऑक्सीजन है जब वो पूरा जल रहा है तो पूरा इसके साथ इसको भी जला रहा है ऑक्सीजन और इसको भी जला रहा है। क्लियर है इतनी बात। तो हमने दोनों को अलग अलग करके लिख लिया। अब हमारे पास फाइनल रिजल्ट्स क्या आए कि 3x, तो जब ये जला तो कितने बने, 3x, जब C4H10 जला तो ये। क्लियर। हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि ये जो टोटल वॉल्यूम है वो कितनी है, 10 लीटर। तो हम क्या देखेंगे कि 3x प्लस 4 इंटू 3 माइनस एक्स, टोटल कितना, 10। तो देखो 3x प्लस 12 माइनस 4x इज इक्वल टू 10। यहाँ से बचा 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, तो x कितना आ गया, 2। x आ गया 2। तो हमारे पास देखो क्या पता चलेगा कि x की वैल्यू 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 2 यानी 1। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि जो सॉल्यूशन, जो मिक्सचर हमने शुरुआत में ले रखा था, इनिशियल मिक्सचर था, उसके अंदर क्या था, 2 लीटर तो थी C3H8 और 1 लीटर था क्या, C4H10। इस तरह से हमारे पास शुरुआत में इनिशियली 3 लीटर का ये मिक्सचर प्रेजेंट था। क्लियर है इतनी बात। ये हमने क्या किया कि सारी की सारी चीज़ें जो है वो किस में है, गैस में है, और गैस में है तो हम क्या लेंगे, सारी की सारी गैसियस है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, लीटर में इनकी कैलकुलेशन कर देंगे। क्लियर है इतनी बात, आया समझ में। तो चलो नेक्स्ट हम परसेंटेज प्योरिटी यानी प्रतिशत शुद्धता पर आधारित क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो हमें क्वेश्चन में उसने क्या दिया कि 300 ग्राम लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, उम्मीद करता हूँ चूना पत्थर का फॉर्मूला आपको आता होगा जो होता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। वेट देख लेते हैं, कैल्शियम का कितना 40, कार्बन का कितना 12, 3 ऑक्सीजन आइटम का कितना हो जाएगा 16 इंटू 3 यानी 48। तो ये हो गया टोटल 100 ग्राम, यानी 1 मोल CaCO3 का वेट जो है वो 100 ग्राम, यानी CaCO3 का जो मोलर मास है वो कितना है 100 ग्राम। उसने हमें कितना दे रखा है 300 ग्राम, यानी कितना दे रखा है 300 ग्राम। लेकिन देखो वो हमें क्या बोल रहा है, उसने ये बोला कि ये 90% प्योर है। तो इसको जब मैं गर्म करूँगा तो कितने ग्राम जो है वो CO2 बनेगा। तो देखो CaCO3 है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो इससे CaO प्लस CO2 बनता है। क्लियर इतनी बात है। तो जो CaCO3 है वही गर्म होके CaO बनाएगा। हमें जो क्वेश्चन के अंदर अमाउंट दे रखी है वो तो कितनी है 300 ग्राम, लेकिन वो 90% प्योर है। तो 300 ग्राम का 90% कितना आएगा, 90/100 इंटू 300 इज इक्वल टू 270 ग्राम। यानी मुझे जो अमाउंट दे रखी है 300 ग्राम की, उसमें से सिर्फ 270 ग्राम ही CaCO3 है, बाकी तो इम्प्योरिटीज़ हैं उसके अंदर। तो हमें तो ये बताना है ना कि कितने ग्राम CO2 बनेगा, और CO2 तो इस वाले से बनेगा। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है कि साफ साफ पता, जो 100 ग्राम होगा, वेट देख लेते हैं,
सबसे पहले क्या होता है, इसके 1 मोल से इसके कितने बनते हैं 44 ग्राम। साफ साफ पता है, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल, इसके 1 मोल में 100 ग्राम, तो इसके 1 मोल में 44 ग्राम। तो वो क्या देगा कि 1 ग्राम में कितना बनेगा 44/100। हमसे कितने में पूछ रखा है 270 ग्राम, तो 270 ग्राम में कितना हो जाएगा 44/100 इंटू 270 कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरीके से मान लो कि अगर वो हमसे पूछता है कि कितने ग्राम CaO बनेगा, क्लियर है, तो हम क्या देखेंगे कि 100 ग्राम वही अपनी रिएक्शन CaCO3 इससे CaO प्लस CO2 बनेगा। तो देखो इसके 100 ग्राम से इसके कितने बनते हैं 40 + 16 = 56। तो इसके 1 ग्राम से कितना बनेगा 56/100। हमें तो कितने में निकालना है 270 ग्राम में, तो 270 ग्राम में कितना हो जाएगा, ये इतने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बनेगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। यहाँ पर हमें देखो क्या करना था, परसेंटेज प्योरिटी जो है उस पर बेस्ड है, यानी उसने जब हमें ये दे दिया कि सिर्फ ये 90% प्योर है, तो हमें जो अमाउंट सारी दे रखी है उसका सिर्फ हम 90% लेंगे। क्लियर है इतनी बात? चलो थैंक यू।